नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत जी हां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर बड़ी खबर यह है कि रूस के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए रूस के दौरे पर रहेंगे और वजह क्या है रूस जाने की वो आपको बता देते हैं। दरअसल ब्रिक्स की समिट होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री का शामिल होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ब्रिक्स की समिट में जा रहे हैं जिसकी अध्यक्षता रूस कर रहा है। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो 5 देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 रूस के कजान में हो रहा है और इसमें 5 वो देश यानी बी से ब्राजील, आर से रशिया रूस, आई से इंडिया भारत, सी से चाइना चीन और एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, इनके द्वारा बनाया गया ये संगठन है। इसमें नए सदस्य भी बुलाए गए हैं जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात होंगे। अब करीब 38 संगठन देश इसमें हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान शहर के लिए रवाना हो चुके हैं। रूस के लिए प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा है जहां वो रूस की अध्यक्षता में कजान शहर में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कजान में ब्रिक्स सदस्य देशों को अपने समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी पूरी उम्मीद है। पूरी दुनिया का 1/3 इकोनॉमी 33% के करीब की इकोनॉमी ब्रिक्स देशों से ही आती है। लिहाजा ये माना जा सकता है कि ब्रिक्स देश दुनिया के ऊपर अपने फैसलों से कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। और इस ब्रिक्स देशों की समिट में प्रधानमंत्री का शामिल होना अपने आप में खास इसलिए है कि भारत ब्रिक्स का एक अहम हिस्सा है और शुरुआती दिनों से ही अहम हिस्सा बना हुआ है। भारत का यहाँ जाना, इस पर अमेरिका और नाटो देशों की और यूरोपीय देशों की बहुत बड़ी नज़र होगी कि क्या इस समिट में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बात सामने आती है। क्या इस समिट में इजराइल ईरान के बीच चल रहे जंग के हालात को लेकर कोई बात सामने आती है, और अगर उसमें कोई स्टेटमेंट सामने आता है तो भारत उस पर क्या रुख अपनाता है। मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। निपुण आलम बयान भी मेरे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ गए हैं। निपुण जी, सबसे पहले तो ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री का शामिल होना कितना खास है, कितना अहम है आपको लगता है? देखिए, इस बार का जो ब्रिक्स का समिट है ये भारत के लिए भी बड़ा खास है और ब्रिक्स के लिए भी बड़ा खास है, क्योंकि इस बार के जो ब्रिक्स समिट में 2-3 मुद्दों पे चर्चा होनी है और उन मुद्दों से कहीं ना कहीं भारत भी क्या प्रभावित होता है। एक तो पहले तो बात हम करें कि ब्रिक्स का आपका जो होगा इसका एक एक्सपेंशन होना है। अभी हम देखें कि ब्रिक्स पहले 5 कंट्री थे, 9 कंट्री इस साल हुए हैं, यानी कि आपका 2023 से शुरुआत 2024 में हो गए। अब इसमें 11 मेंबर और बनने हैं, टोटल 20 मेंबर्स के कंट्री आपके मेंबर हो जाएंगे, तो एक बड़ा ग्रुप आपको दिखाई देगा। जैसा भी आपने कहा कि 45% जनसंख्या विश्व की ब्रिक्स से जुड़ी है और वर्ल्ड की जीडीपी का 1/3 आपका क्या है, ब्रिक्स है। ये ब्रिक्स की समिट उन हालातों में हो रही है कि जहां पर आप देखें कि वेस्ट जो ब्लॉक है, चाहे कनाडा की हम बात करें, यूएसए की बात करें, एक नए तरह के मामले शुरुआत किए गए। जैसे हम देखें जिसमें डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो कनाडा के साथ खराब हुए। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा भी भारत के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हमारे रो के ऊपर। तो जब इस प्रकार का एक सिनेरियो है तो इस प्रकार के सिनेरियो में ब्रिक्स का समिट होना और ब्रिक्स के एंड टाइम पहले आप देखिए चीन के साथ ये समझौता होना कि जो बॉर्डर पर फोर्सेज 2020 से जो फोर्सेज दोनों देशों की जो डिप्लॉयड थी उसको हटाया जाना। और आप देखें पुतिन साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। पुतिन साहब ने ब्रिक्स समिट से पहले ये कहा कि अभी जो हम पीएम मोदी की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी ने जो प्रयास किए हैं, चाहे वो आपका यूक्रेन और आपका रशिया वॉर के लिए, उसके लिए हम बड़ा स्वागत करते हैं और हम वाकई में पीएम मोदी के लिए क्या है उतावले हैं। और आपको याद होगा कि जब आपके एनएसए गए थे, हमारे पुतिन साहब से मिले थे, तो पुतिन साहब ने तब भी इसको मैसेज दिया था। और अभी प्रेजेंट में तो 2-3 चीजें एक्चुअली क्या है कि जो पूरा ब्रिक्स है काम इसलिए कर रहा है कि जो एक वेस्ट की पूरा हम देखें तो जो डोमिनेंस है, वेस्टर्न डोमिनेंस, उसको समाप्त किया जाए। स्विफ्ट जैसा प्रोग्राम जो रशिया ने शुरू किया, उसके अलावा चीन के द्वारा भी आप क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शंस की बात करें,
न्यू ट्रेड डील इसके अंदर होनी है कि 40% जो भी इन सब कंट्रीज के बीच में जो व्यापार होता है वो 40% तक विदाउट डॉलर होता है, उसको इंक्रीज करने का प्रयास है, उसको बढ़ाने का प्रयास है। तो मैं मानता हूं कि इस बार भारत का इसमें रोल बड़ा होगा। जो डॉलराइजेशन जो चल रहा है उसमें एक बड़ी प्रक्रिया में भारत में जुड़ेगा, नए मेंबर्स में जुड़ेंगे, और भारत की जो एक डिप्लोमेसी रही है पिछले दिनों में उसको लेकर कहीं ना कहीं ब्रिक्स के अंदर जो ये पूरा मीटिंग हो रही है इसमें केंद्र में आपके 3 देश रहेंगे, और तस्वीर का इंतजार है कि जब आपके चीन के प्रेसिडेंट और पीएम मोदी जो हैं एक साथ खड़े होंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी एक साथ खड़े होंगे। मेरे साथ इस वक्त मनन द्विवेदी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब रूस गए थे तो सबसे पहले यूक्रेन ने डिप्लोमेटिकली वो स्टेटमेंट दिया था जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उसके बाद कहीं बहुत अमेरिका से भी वैसी ही आवाज़ें आनी शुरू हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ किया और भारत ने साफ किया कि भारत की विदेश नीति अलग चलती है, अपने हितों को देखती है और उस हिसाब से आगे बढ़ती है। इसके बाद से चीज़ें बदलनी शुरू हुई बहुत कुछ। कनाडा एकदम हमलावर हुआ और कनाडा ने भारत के ऊपर वो आरोप लगाने शुरू किए जहां पर संबंध एकदम निचले स्तर पर आ गए। कनाडा के पीछे पीछे अमेरिका ने भी ऐसे ही आरोप लगाने अब शुरू कर दिए। क्या ये सब भारत और रूस की नज़दीकियों को देखते हुए, जिन हालातों में अमेरिका पूरी तरीके से यूरोप के साथ, नाटो के साथ मिलकर यूक्रेन को बैक कर रहा है और रूस को किनारे करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजीज कर रहा है, क्या हम ये माने कि इस ब्रिक्स समिट के बाद अमेरिका और भारत के संबंधों में और तल्खी झलक सकती है और भारत और ब्रिक्स देशों में और नजदीकी आ सकती है? जी बिल्कुल, आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। और सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरुआत करते समय ये आपके सामने रखूंगा बात कि रूस और भारत के बीच में कोई ऐसी क्लोजनेस नहीं है, ऐसी प्रॉक्सिमिटी नहीं है। और जहां तक हिस्टोरिसिटी का सवाल है, जहां तक ऐतिहासिक संबंधों की बात है, 71 में इंदिरा गांधी मैम ने और हमारे और रूस के अधिकारियों ने भारत के साथ ट्रीटी ऑफ कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और फ्रेंडशिप की थी। तो बेसिकली भारत के ऊपर ऐसी लेबलिंग थी पहले कि हम लोग सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक ऑफ कंट्रीज के साथ हैं। पर अब समीकरण हम देखें 2024 में बदले हुए हैं। भारत इतना काबिल हो गया है, इतना अच्छा विश्व गुरु और विश्व बंधु की बातचीत करके सामने विश्व के रजत पटल पर उभरा है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत G20 के सम्मेलन के बाद से जो कराया गया दिल्ली में, उसके बाद से एक तरीके का थर्ड वर्ल्ड का नेता और डेवलपिंग वर्ल्ड का नेता, लीडर और रिप्रेजेंटेटिव, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव बन के उभरा है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पोडियम से बात करते हैं शिव शंकर साहब या नरेंद्र मोदी जी, पर जिस तरह की प्रगति और विकास भारत ने विश्व के सामने रिफ्लेक्ट किया है, शो किया है, तो उससे हमें ये हमारी जो नेता की और लीडर की कवायद है थर्ड वर्ल्ड की, वो हमें पूरी अपने आप वो कवायद पूरी हो जाती है। और मैं ब्रिक्स पे और अमेरिका पे आना चाहूंगा, जो कि आपका प्रश्न था। हमें ये समझना चाहिए, जो कि भारत में समझा जाता है, कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे ही रहने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कोई रिलेशनशिप है तो वो है भारत और अमेरिका के संबंध। क्योंकि और सबसे बड़ी बात आपने ये बोली, आपने मुझे बताया कि नेशनल इंटरेस्ट पे कंट्री चलते हैं। मतलब कहने का मतलब है न्यू दिल्ली, कीव और मॉस्को और इस्लामाबाद और बीजिंग, ये लोग हम लोग को फिलैंथ्रोपिक करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम लोगों को अपने अपने राष्ट्र ही देखने हैं, नेशनल इंटरेस्ट देखने हैं। तो अमेरिका अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट को शुरू से सही और गलत तरीकों से आगे बढ़ाता है तो कौन सा ऐसा राष्ट्र जो नहीं बढ़ाता। हाँ, परंतु ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो पन्नू विवाद में और निज्जर विवाद में ट्रूडो को सपोर्ट किया है इनडायरेक्टली अमेरिका ने, और अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने, जो कि मिलर हैं, उन्होंने स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि भारत को एविडेंस देने में कनाडा को सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, जो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, क्योंकि हम भी एक सॉवरेन और
इंडिपेंडेंट मैं आता कंट्री हूं है और एक विश्व मैं आता हूं, आपका रुख करता हूं निपुण जी। जी ये जो 5 कंट्रीज जो कि मूल कंट्रीज हैं ब्रिक्स के, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्हें R5 कंट्रीज भी कहा जाता है। यानी इन सब की जो करेंसी है वो आर से शुरू होती है। चाइना की रेनमिनबी, फिर रूबल, फिर रुपी और रियल और रैंड, इन पांचों की कंट्री की इकोनॉमी R5 के तौर पर इनको जाना जाता है। क्या ब्रिक्स के सम्मेलन में अमेरिका इस डर से भी इसको देख रहा है कि ये 5 कंट्रीज डॉलर को सुपरसीड करते हुए अपनी करेंसी में कारोबार आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो वर्ल्ड की अगर 1/3 से ज्यादा इकोनॉमी डॉलर को स्किप करने की कोशिश पर आगे बढ़ती है, अमेरिका के लिए एक झटका होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको कहा जैसे जो डॉलर सुपरविजन है, यानी जो डॉलर का एक हेजोनोमस स्टेटस बना हुआ है, उसी को लगातार चुनौती देने का प्रयास ब्रिक्स की समिट में किया जा रहा है। आप पिछली बार का समिट देखें तब भी इस बात पे हुआ, उससे पिछला समिट देखें तो लगातार जो 2 समिट हुए, तीसरी समिट का भी जो पूरा मोटिव है उसमें डिक्लेयर किया गया है कि हम जो बीच में ट्रेड हमारा होता है, अभी तक डॉलर के बगैर 40% हम अपना ट्रेड करें ब्रिक्स के कंट्रीज, इसको बढ़ाने की पुतिन साहब की पूरी कोशिश है। और जैसे मैंने कहा ना कि एक स्विफ्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है रशिया के द्वारा, ऐसी अल्टरनेट पेमेंट मोड जो है हर देश के द्वारा, चाहे हम भारत की बात करें या हम बात करें आपका चीन की बात करें, जैसा आपने कहा तो क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के पास भी अपनी एक प्रणाली है, वैकल्पिक संरचित विदेश वित्तीय संदेश प्रणाली, SFMS को बोला जाता है। उसी तरह आपका रूस ब्राजील के पास भी है, फिक्स है। तो यहाँ कोशिश ये हो रही है कि हम सारे कंट्री जो है वो डॉलर का बायकॉट करें, और डॉलर का बायकॉट करके जैसे भारत का व्यापार होता है रूबल और रुपए के बीच में, उसी प्रकार के व्यापार को बढ़ाने का प्रयास है। और देखिए, ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना का मेन मोटिव यही था। 2009 में ब्रिक और 2010 में आपका ब्रिक्स बना। ये 2008 में जो ग्लोबल क्राइसिस आया था, उस ग्लोबल क्राइसिस के बाद ही आपका ब्रिक बना था और फिर आपका ब्रिक्स बना। मकसद यही था कि जो अमेरिका की सुपरमेसी है, चाहे वो डॉलर में है, चाहे वो आपका इकोनॉमी में है, उन सबके सामने एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करना। और आप देखें IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उसके सामने एक बैंक भी खड़ा किया गया, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक खड़ा किया गया। इसका मकसद ये था कि जो अमेरिका की सुपरमेसी है उसको हम बैंकिंग सिस्टम को, आर्थिक व्यवस्था को अपने पास में क्या सेंट्रलाइज किया जाए। हालांकि रशिया हो चाहे भारत हो, कोई भी ये बोलते हैं कि हमारा किसी भी तरीके से वैसे विरोध नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है कि जो ब्रिक्स के जब हम बात करते हैं तो ये नाटो के विकल्प के रूप में भी एक स्ट्रेटेजिक रूप से आप देखें, ये G20 के विकल्प के रूप में भी, और G7 के एक अल्टरनेट या कह लीजिए अपोनेंट्स की तरह आपको ब्रिक्स दिखाई देगा। तो G7 जहां विकसित देशों का, तो वही ब्रिक्स की हम बात करते हैं तो विकासशील देशों का एक मजबूत संगठन। और मुझे इस बार ये है कि अगर 20 मेंबर आज इसमें ब्रिक्स में हो जाते हैं इस बार, तो क्या होगा, एक बहुत ही मजबूत स्थिति, और ये सीधा सीधा अमेरिका को चैलेंज भी है। और मैं लास्ट में बात कहूंगा, जो बाबर अमेरिका की बात आ रही है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि पूरी दुनिया जो है 2 पोल में बांटने का प्रयास, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, वो किया जा रहा है। इसमें भारत एक ऐसा देश था जो दोनों ही पोल को साध लेके या साधने का प्रयास कर रहा था। मैं मानता हूं कि अमेरिका कनाडा का ठीक ब्रिक्स से पहले इस प्रकार के इश्यूज क्रिएट करना, और चीन का इंडिया के जो बॉर्डर पर जो काफी 2020 से स्टैंड ऑफ चल रहा था उसको हटाना, उसको समझौता करना, ये कहीं ना कहीं मैसेज एक नई राजनीति का दे रहा है, एक नई वर्ल्ड पॉलिटिक्स का दे रहा है। नई वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मैसेज यहां पर दे रहा है, और जिसमें रशिया से व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री मोदी, इन तीनों पर बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी। भारत और चीन में सुधार के संकेत दिखे तो हैं, लेकिन ये चीन है जो समझौतों को तोड़कर आगे बढ़ता रहा है, तो चीन पर कितना यकीन किया जाएगा, ये भारत की डिप्लोमेसी ज़्यादा बेहतर समझती होगी। लेकिन 2 बड़ी खबरों से इस वक्त शुरुआत एक बार फिर ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर आ रही है, रूस में PM मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात संभव हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है।
व्लादिमीर पुतिन से तो प्रधानमंत्री मिल चुके हैं, लेकिन शी जिनपिंग से मुलाकात हुए एक लंबा वक्त बीत गया है। उस बीच में 2020 का गलवान भी हो गया। उस बीच में भारत और चीन के बीच में वो तनाव के दौर भी आए, जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को कहना पड़ा कि हमारे संबंध सबसे निचले स्तर पर हैं और इसकी वजह चीन का समझौतों से मुकर जाना है। क्या चीन समझौतों से आगे भी मुकरता रहेगा या फिर चीन इस बार जो चीजों को मान रहा है वो स्थायी होंगी, ये भी भारत को परखना है। अगली बड़ी खबर, ब्रिक्स सम्मेलन से पहले एलएसी पर बात तो बन गई है। भारत चीन एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमत हुए हैं। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर एक नया सिस्टम बनाए जाने की तैयारी है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन के साथ नई पहल किए जाने की जरूरत है। अब इस सीमा विवाद में क्या क्या हो सकता है? अक्साई चीन का वो एरिया जो चीन के कब्जे में है, क्या उस पर बात होगी? चीन अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है, क्या उस पर भी बात होगी? इस पूरे रास्ते पर क्या चीन के साथ स्पष्ट बातचीत हो पाएगी, ये भी देखना होगा। विस्तारवादी चीन रूस की भी जमीन हड़पे बैठा है, भारत की भी जमीन हड़पे बैठा है। तिब्बत को उसने पूरा कब्जे में किया हुआ है। इसके साथ आसपास जो भी देश हैं, साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार जमा रहा है। ताइवान को वो हमेशा घुड़की देता रहता है। तो ऐसे चीन से बातचीत डिप्लोमेटिकली क्या आ पाएंगी उस जगह पर जहां पर लाने की कोशिश की जा रही है? निपुण जी, क्या आप समझ पा रहे हैं? इसी बात को जोड़ते हुए मैं आगे फिर मनन जी का भी रुख करूंगा। क्या ये बातचीत द्विपक्षीय तब्दील हो सकती है? संकेत आपको मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो कितना यकीन किया जाना चाहिए? देखिए, द्विपक्षीय वार्तालाप को लेकर अभी हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत क्लियर नहीं किया है और चीन के विदेश मंत्रालय ने भी क्लियर नहीं किया है कि शी जिनपिंग की और आपका प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात होगी। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि चीन पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारे जो मनन जी ने एक बात इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मतलब कोई भी परमानेंट आपका फ्रेंड नहीं होता, कोई भी परमानेंट आपका एनिमी नहीं होता। सबके मेन का परमानेंट होता है, केवल नेशनल इंटरेस्ट परमानेंट होता है। हम आज के हालात में देखें तो चीन इस प्रकार से बॉर्डर पर जो एंगेजमेंट था उसको डिसएंगेजमेंट करने के लिए रेडी क्यों हो गया? उसकी 2-3 वजह आप समझिए। एक तो चीन जो है लगातार ताइवान को लेकर प्रेशर बना रहा है कि ताइवान को हम अपने मिला लेंगे। 2013 में क्या था, चीन का जो PLA है उसका एक पेपर लीक हुआ था जिसमें उन्होंने घोषित किया हुआ था कि हम 2025 तक एनी हाउ ताइवान को अपने में मर्ज कर लेंगे, मिला लेंगे। और आप देखेंगे 2-3 साल से चीन के प्रेसिडेंट अपनी सेना को जब संबोधित करते हैं तो वो 2-3 साल से लगातार कह रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहो, युद्ध के लिए तैयार रहो। लेकिन इस बार में जब उसका स्टेटमेंट दिख रहा था, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि होने वाला है वॉर, कोई ना कोई होने वाला है। अब वॉर अगर भारत के साथ होना होता तो ये डिसएंगेजमेंट ना होता। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं चीन जो है इस मौके को समझ रहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ उलझा हुआ है, अमेरिका यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है और इनमें काफी अच्छा खासा फंड्स की बात करें, वेपन की बात करें, अमेरिका के लगे हुए हैं। बैटल स्थिति यह है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया उलझेगा, इधर हम ताइवान पर। तो मुझे लगता है कि चीन कहीं ना कहीं उसके लिए बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। रशिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था इस डील का होना, इस समझौते का होना चीन के साथ में, क्योंकि रशिया चाहता है कि ब्रिक्स को एक बड़ा मजबूत संगठन दिखाया जाए और वेस्ट ब्लॉक को एक रिप्लाई दिया जाए कि आप कितना भी हम पर सेशन लगा लीजिए, कितना प्रेशर बना लीजिए, आज ब्रिक्स को रोक नहीं पा रहा। और मेरे लीडरशिप में, मेरे नेतृत्व में, यानी कि पुतिन साहब के नेतृत्व में ये 20 कंट्री साथ आए हैं, यानी कि आपने जो मेरा अगेंस्ट वारंट निकाला था वो भी कोई मायने नहीं करता है। और भारत तो ऑलरेडी पीस चाहता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, हमें प्रिपेयर रहना है। चीन की साम्राज्यवादी नीतियां बदलने वाली नहीं है। खुद हमारे जयशंकर जी ने अपनी बुक के अंदर इस बात को मेंशन किया है, द वे ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला है कि चीन की जो नेचर है, कल्चर जो है, वो एक स्ट्रैटेजिक कल्चर है, वो इस्लामिक स्लाइसिंग के थ्रू। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने अपनी जो इस्लामिक स्लाइसिंग की जो टैक्टिक्स थी उनको छोड़ा है, उनको त्यागा और पीछे हटने के लिए रेडी हुआ है। तो मैं मानूंगा एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी स्थिति है। लेकिन चीन को लेकर बहुत ही निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रिपेयर रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें प्रिपेयर रहना है, हमें तैयार रहना है। मनन जी, डिप्लोमेटिक रिलेशन शायद सीधे सीधे नहीं देखे जाते। डिप्लोमेटिक रिलेशंस इशारों में भी कई बार समझे जाते हैं।
चीन ने इशारा देने की कोशिश की है कि वो डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार है और वो एक पेट्रोलिंग का मेथड तैयार करने के लिए अब फाइनल टेबल पर बैठने के लिए तैयार है। हालांकि इसके पहले बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं जिनका कोई हल नहीं निकला। लेकिन क्या ब्रिक्स के जरिए चीन भारत में हो रहे बिजनेस से हो रही कमाई पर नजर रखकर ये फैसले ले रहा है, या फिर जैसा अभी निपुण कह रहे थे वो ताइवान पर वहां फोकस करना चाहता है, लिहाजा वो नहीं चाहता कि एक दूसरा और फ्रंट खुल जाए जहां पर उसे अपना बहुत बड़ा फोर्स लगानी पड़े और उसे परेशान होना पड़े, क्योंकि जिस माउंटेन वॉरफेयर को लेकर चीन एक हवा क्रिएट करता था, गलवान में कहीं ना कहीं अपनी जानकारी ना देने के बावजूद भी इंटरनेशनली चीन सबके सामने नंगा तो हो ही गया। जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि और निपुण जी की बात सही है, उन्होंने सारी बातें पहले ही कह दी हैं और मैं उसी संदर्भ में अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं यह कहूंगा कि चीन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारा जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी चीन की तरफ से आश्वस्त नहीं होता, और हमारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग पढ़ाते हैं, तो वो एक तरीके का संदेह रहता है कि चीन अभी कहीं गड़बड़ ना कर दे, कभी कहीं पर कोई इंट्रूजन ना कर दे। और अगर हम देखें तो ये जो मीट होने वाली है ब्रिक्स के साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी जी की और शी जिनपिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नई बात सामने आने वाली है, क्योंकि हमें देखना चाहिए पिछले 6-7 महीने के 1 साल के इतिहास को। तो उस इतिहास में हम ये पाएंगे कि 55 या 56 राउंड ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स भी और साथ में डिफेंस टॉक्स भी हो चुकी हैं, जिसमें हर लेवल पे इनफैक्ट एमईए के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल टॉक्स भी हो चुकी हैं, और उनमें भारत को चीन ने अपने विस्तारवादी बयानों से, हेजीमोनिक एक्सपेंशनिस्ट बयानों से और सलामी स्लाइसिंग की हिडन स्ट्रेटेजी से बड़ा परेशान किया टॉक्स के दौरान। और जहां तक पेट्रोलिंग की बात है, ये एक तरीके का, मैं अंग्रेजी का वर्ड बताऊंगा आपको, ट्विलाइट जोन है। यहाँ पर ट्रीटी, मैं मनमोहन सिंह जी का नाम यह लेना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 2012 में भारत और चीन के बीच में बाकायदा एग्रीमेंट है, ट्रीटी है कि अगर भारतीय सेना के जवान और पीएलए के जवान पेट्रोलिंग करते हुए आमने सामने आ जाते हैं या आसपास से गुजर जाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट को हटाने की, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और वे लोग एक दूसरे को अनमने ढंग से नजरअंदाज करते हुए अपनी अपनी पेट्रोलिंग पूरी करके चले जाएंगे। पर जैसा कि सर्वविदित है, अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि ताइवान में कर रहा है चीन, जैसा कि साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ दादागिरी कर रहा है, और भारत के साथ दादागिरी, आर्म ट्विस्टिंग करता है वो। तो पर इतना मैं फिर भी कहूंगा कि डेमचोक और डेपसांग, अगर हम आजकल की न्यूज रिपोर्ट्स देखें, यहाँ पर समझौता हुआ है और पेट्रोलिंग के बारे में एक मसौदा सामने आया है। पर जब रियल टाइम बॉर्डर कंडीशन होती है तो उसमें पेट्रोलिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, कहाँ किसका टेम्परामेंट फ्लेयर अप कर जाए, कहाँ गोलियां नहीं चले पर कहाँ पत्थरबाजी और बेटनबाजी हो जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये बातें बाहर भी नहीं आती हैं। यानी चीन के साथ कितनी भी बायलैटरल टॉक्स क्यों ना हो जाएं, चीन वही करेगा जो चीन ने सोचा हुआ है, लिहाजा चीन पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए। क्या मनन जी, आपको ये लगता है कि अमेरिका और नाटो कंट्रीज भी ब्रिक्स की समिट में भारत और चीन के बीच अगर ऐसी टॉक्स होती हैं, अव्वल तो ऐसी कोई जानकारी दोनों एमईए की तरफ से नहीं है, लेकिन अगर टॉक्स होती हैं तो क्या उनकी नजर रहेगी, क्योंकि ये दिखाने की कोशिश व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी की जाएगी कि ब्रिक्स बहुत मजबूत हो चुका है और मजबूती के साथ सामने खड़ा है। जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि अब देखिए, अगर ब्रिक्स की हम जो पुरानी डिबेट देखें, पहली समिट हुई थी 2009 में यकेटेरिनबर्ग में, ब्रिक्स की समिट हुई थी। उसके अलावा शायद लास्ट समिट साउथ अफ्रीका में हुई, वहां पर भी शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी मिले थे, और उसके अलावा भी एक आध जगह और उसके बाद मिल चुके हैं। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि ब्रिक्स में ये डिबेट रही। मैं अपनी बात पे वापस आता हूं कि ब्रिक्स को और ब्रिक्स के राष्ट्राध्यक्षों को पूरी तरीके से कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड,
नहीं अपनाना चाहिए वेस्ट के खिलाफ। मैं वेस्ट नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं अमेरिका के खिलाफ। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है उसके अगेंस्ट कवायद तो ब्रिक्स के जन्म के साथ ही हुई है, उसका लॉजिक ही वही है, मैं एग्री करता हूं। पर ये कन्फ्रंटेशन की नीति ऐसी कोई नहीं है, पर इस नीति को आगे बढ़ाएंगे चाइनीज प्रीमियर और व्लादिमीर पुतिन, जो कि ब्रिक्स में कई वर्षों से 20 वर्षों से 15 वर्षों से चर्चा होती रही है कि हमको कॉपरेट नहीं करना है, पर हमको साथ में एक विध्वंस ठीक। की राजनीति भी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ नहीं चलानी है। ये बात बिल्कुल सर्वविदित है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और विकासशील देशों को अपनी नई दूरी बनानी है। पर मैं यहाँ पर फिर कहूंगा कि ये दूरी अभी बनी नहीं है, ठीक है। ये बनानी है, और कॉपरेशन से और निपुण जी, और जियो इकोनॉमिक निपुण जी आपको क्या लगता है, accommodation निपुण से जी ये आपको बात क्या आगे लगता है बढ़ेगी। कि इस कजान की ब्रिक्स समिट से ऐसा क्या निकल के आने वाला है जो नाटो के लिए, और छोड़िए नाटो तक मैं भी नहीं जाता हूं, अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए चिंता वाली बात होगी? क्या वो करेंसी डॉलर को साइडलाइन करने की बात हो सकती है जो अमेरिका के लिए परेशानी की बात हो? और क्या भी आपस में ये लोग जो व्यापार है, बिजनेस है, उसको फ्री ट्रेड का एक टैग दे दें और उसके चलते आपस में ज्यादा ट्रेड करें, जिससे वर्ल्ड का व्यापार बिजनेस शिफ्ट हो इन कंट्रीज की तरफ ज्यादा? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। आप समिट को आप देखते हैं, इस समिट में दो बातें का जो थीम आप देखिए, थीम क्या लिखा गया है, न्याय संगत वैश्विक विकास जी। और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। यानी कि जो मल्टी टेररिज्म की हम बात करते हैं, यानी कि बहुपक्षवाद की हम बात करते हैं, तो बहुपक्षवाद में सिंपल सी बात यह है कि जो हेजोनोमस कंट्री है, जो उसका हेजोनोमस चलता है, चाहे वो इकोनॉमी में चलता हो या उसका मिलिट्री में चलता हो, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करना, चुनौती देना। और ये तो मैं बार बार आपको बोल ही रहा हूँ कि जो डॉलर की जो हेजोनोमस है, उसी को ही क्या करना है, इनको चैलेंज करना है। उसी को ही पुतिन साहब का कहना ये है, खुद ब्रिक्स की समिट से पहले कहा कि अभी हम 40% आपस में क्या करते हैं, विदाउट डॉलर हम अपना ट्रेड करते हैं, इसको बढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आज आपका 5 कंट्री का ग्रुप था वो बढ़कर 9 हुआ, 9 से बढ़ाकर उसको आज 20 बनाया जा रहा है। और 20 मेंबर में आप देखिए 47 कंट्री वेटिंग कर रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं। देखिए कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, 20 तो ऑलरेडी आने वाले हैं, यानी कि 11 में फाइनल होना है। इसमें आप देखिए यूएई तक इसके अंदर है, और यूएई वो देश है वेस्ट एशिया में अमेरिका की एक बहुत बेहतरीन अलाई है। अगर वो इसके अंदर आता है, ईरान इसके अंदर आता है, और आप देखिए रशिया की और चाइना की पूरी कोशिश यही थी कि जो ईरान है, सऊदी है, यूएई है, ये एक कई सवालों पर नजर रहेगी, इस बात पर भी नजर रहेगी कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव में क्या फैसला ब्रिक्स से निकल कर आता है इंटरनेशनल इकोनॉमी को देखते हुए, और साथ ही ईरान इजराइल के बीच में चल रहे इस तल्ख सिचुएशन में जहां पर एक तरफ रूस और चाइना पहले से ही दिख रहे हैं, वो क्या इस पर भी कोई कॉल लेते हैं, कोई मैसेज देते दिखते हैं, और उस पर भारत किस तरीके से रिएक्ट करता है? बहुत चीजों पर नजर रहेगी। निपुण जी और मनन जी बहुत शुक्रिया।